उफ मेरे खुदाया, सफ़ेद पोशी का बरम तक रखना मुश्किल हो गया है। नूर अहमद पैंचों से घिसी और पिटी हुई अपनी पतलून की तरफ देखते हुए अपने आप से कह रहा था। वो पतलून को अपनी माँ की तरफ उछालते हुए बोला, अम्मी आप ही उसे ठीक कर सकती है। माँ नूर अहमद के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने पतलून को एक तरफ रखते हुए कहा, अच्छा भाई अभी सी देती हूँ, पहले तुम नाश्ता कर लो, कहीं तुम्हें इंटरव्यू के लिए पहुँचने में देर ना हो जाए। हाँ अम्मा, नाश्ता ले आओ। अच्छा नाश्ता तो कभी कभार मिलता है, और इंटरव्यू तो अब रोज़ रोज़ की बात है। नूर अहमद ने एक पुराने कपड़े से अपनी बूसीदा बूट साफ करते हुए कहा। माँ ने नाश्ता लाकर उसके सामने रख दिया। नूर अहमद नाश्ता करते हुए नाश्ते और इंटरव्यू की कड़ियाँ आपस में मिलाने लगे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता जहर मार किया, जनरल नॉलेज की किताब उठाई, माँ की दुआएं ली और घर से निकल खड़ा हुआ। किसी ज़माने में नूर अहमद के घरेलू हालात बहुत अच्छे थे। वो उस वक्त 10वीं जमात में पढ़ता था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप के वफ़ात के बाद नूर अहमद के घरेलू हालात रोज़ बरोज़ अबतर होते गए और ज़िंदगी बड़ी ही तंगदस्ती में गुजरने लगी। इन हालात में नूर अहमद की माँ ने एक सिलाई मशीन ख़रीद ली और मोहल्ले भर के कपड़े सीने लगी। वो बड़ी ज़िंदा दिल औरत थी। उसने इस कमरतोड़ गुर्बत में भी हिम्मत न हारी और औरत होने के बावजूद हर मुश्किल का मर्दाना वार मुकाबला किया। दिन रात की मेहनत और उसकी नज़र कमज़ोर और उंगलियों में तकलीफ़ शुरू हो गई थी। नूर अहमद ने कई बार पढ़ाई छोड़कर कोई काम करने का इरादा किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे ऐसा ख्याल भी जहन में लाने पर डांट देती थी। आखिर माँ की अनथक मेहनत और कोशिशें रंग लाई और नूर अहमद ने नुमाया नंबरों से मास्टर कर ही लिया। जिस दिन नूर अहमद ने ये इम्तिहान पास किया, उस दिन उसकी माँ की हालत दीदनी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नूर अहमद के पास हो जाने की वजह से वो अपने आप को फिर से जवान महसूस कर रही थी। उसकी खुशी में मोहल्ले में लड्डू बांटे गए। अब नूर अहमद की मास्टर किए हुए तकरीबन 1 साल का अरसा बीत चला था, लेकिन नौकरी उससे इस तरह दूर थी जैसे किसी गरीब से कोई खुशी दूर भागती है। नूर अहमद ने बहुत सी जगहों पर बड़े अच्छे और कामयाब इंटरव्यू दिए थे, लेकिन नौकरी का तकर्रुरनामा आने की नौबत कहीं से न आई थी। वो तकर्रुरनामा न आने की वजह से खूब अच्छी तरह समझता था, क्योंकि उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी, रिश्वत के लिए पैसे नहीं थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो किसी बड़े साहब खानसामा या ड्राइवर की नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं था, और ऐसे में तकर्रुरनामा की उम्मीद रखना हिमाकत नहीं तो और क्या है। नूर अहमद सोचता है कि वो एक मुहब्ब वतन शहरी है। वो अपने प्यारे वतन में बढ़ती हुई रिश्वत, सिफारिश और अक़रबा परवरी के मुतल्लक़ सोचते हुए अक्सर कड़हता। उनके अलावा वो कर भी क्या सकता था, सिवाय इसके कि वो अपने हौसले पस्त न होने दे और सब्र से काम ले। वो अपना हर इंटरव्यू एक नए अज़म और हौसले के साथ देता था। उसे यकीन था कि कभी न कभी उसकी उम्मीदें ज़रूर बर आएंगी, और फिर उम्मीद तो एक ऐसे सुहाने ख्वाब की मानंद है जिसके सहारे हर शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। नूर अहमद आज भी इस सुहाने ख्वाब की तलाश में यहाँ आया था। इंटरव्यू वाली बिल्डिंग के इर्द गिर्द उम्मीदवार मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। कुल 10 सीटों के लिए 1000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। आबादी और रोज़गार के इस तनासब पर गौर करते हुए नूर अहमद अक्सर तड़प उठता। बड़ी मुश्किल से खुदा करके वो इंटरव्यू देकर फारिग हुआ। आज ये उसका पहला इंटरव्यू था जिसमें वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा था। वो बड़ी बिल्डिंग से बाहर आया तो उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। वो मुर्दा कदमों से चलता हुआ सड़क पर आ गया। दोपहर के 12 बज चुके थे। सूरज अपनी पूरी आबूताब से चमक रहा था। सड़क पर पड़ी हुई तारकोल जैसी उबल पड़ी थी। धूप की तपिश से उसका जिस्म जैसे जल रहा था। उसने गर्मी को गर्मी से काटने के लिए एक गर्म चाय पीने का इरादा किया। वो इस नीयत से एक नज़दीकी होटल में जा बैठा। चाय का आर्डर देने के बाद उसने अखबार उठाया।
پہلے صفحے پر عموماً زیادہ تر سیاسی خبریں ہوتی ہیں اور نور احمد کی سیاست سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس سے پہلے صفحے پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اندر کا صفحہ نکال لیا۔ اس نے اپنی ضرورت کے کالم ضرورت ہے پر نظریں گاڑ دی اور ہر روز ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈائری پر اپنی ضرورت کے مطابق پتے نوٹ کرتا، اس کی نظر کالم ضرورت ہے کہ آخری ایک اپیل پر پڑی لکھا تھا۔ مخیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ سول ہسپتال میں بیمار پڑی ہوئی ایک بوڑھی اور بے آسرا خاتون کے لیے خون کا عطیہ دے کر ثواب دارین حاصل کرے۔ خون کا گروپ بھی لکھا تھا۔ اپیل پڑھتے ہی نور احمد کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ نور احمد نے ایک نظر اپنے کمزور سے جسم پر ڈالی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچ کر نور احمد نے بلڈ وارڈ کے انچارج سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر نور احمد کے دبلے پتلے جسم پر ڈالی اور پھر کہا، آپ کا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن آپ خون کس طرح دیں گے کیونکہ آپ تو پہلے ہی بڑے کمزور ہو۔ آپ بلڈ گروپ چیک کر لیں، اللہ مالک ہے۔ نور احمد نے بڑی خلوص، حوصلے اور بہادری سے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نور احمد کو بلڈنگ روم میں لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے نور احمد کو آرام دہ تکیوں والی بستر پر لٹا دیا، پھر اس کا بلڈ گروپ چیک کیا۔ نور احمد کا بلڈ گروپ اور بوڑھی عورت کا بلڈ گروپ آپس میں مل گیا تھا۔ خون لیا جانے لگا۔ اس کے جسم سے ایک بوتل خون نکال لی گئی۔ ایک بوتل خون کا عطیہ دینے کے باعث ڈاکٹر صاحب نور احمد کو بڑی مہربان اور ممنون نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نور احمد اپنے جسم سے ایک بوتل خون نکل جانے کی وجہ سے بڑی کمزوری اور نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ باوجود اس کے وہ اپنی اس قربانی پر بہت خوش تھا اور تکے تکے قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے کسی نہ کسی طرح اپنے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نور احمد بے سد سا اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کی ماں کی گود میں پڑا ہوا نوکری کا تقرر نامہ کسی شریر بچی کی طرح مسکرا رہا تھا۔ نور احمد کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سیر و خون بڑھ رہا ہے۔